संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि संसाधन कम है। अगर जनसंख्या बढ़ गई है, प्रवासी ज्यादा हो गए, लोग आ गए। अब देखो ना, प्रवासी आए राजस्थान में, क्या हालत हो गई राजस्थान की वर्तमान में। प्रवास का ही तो असर है, अपने साथ जो चीजें लेकर आए वो हमें दे रहे हैं। लेकिन क्या करें, उनका भी आना जरूरी था। बेचारे घर तो सभी जाना चाहेंगे, वहां थोड़े भूखों मरना चाहेंगे। शहर चाहे कैसा भी हो, लेकिन खाना सिर्फ गांव दे सकता है। अब बात करते हैं मानव विकास की संकल्पना। खोल लीजिए अपना चैप्टर मानव विकास। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति से जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिकता के रूप में जो बहुआयामी संकल्पना है, सभी तरफ से मतलब व्यक्ति सुदृढ़ है, आत्मनिर्भर है, जिसे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध हैं, वो क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। वहां मानव अपना विकास कर सकता है पूर्ण रूप से। अब यहां एक चीज नहीं है तो दूसरी खत्म, दूसरी नहीं है तो तीसरी खत्म, मानव विकास कहां से होगा? सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जहां होती है वहां मानव विकास कर सकता है। और जिन क्षेत्रों में सभी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है, अग्रणी माने जाते हैं। मानव विकास मानव कल्याण में वृद्धि करने, जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, उन्नयन करने का प्रयास किया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, कौन थे ये दोनों बंदे? मानव विकास संकल्पना देने वाले बंदे हैं दोनों। अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? महबूब उल हक ने और अमर्त्य सेन ने। दोनों में से एक का नाम भी लिख दिया तो चल जाएगा काम, वैसे तो दोनों का ही लिखना है। मानव विकास सतत पोषणीय उत्पादकता और सशक्तिकरण संकल्पनाओं पर आधारित है। मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। किसका? मानव विकास का प्रतिपादन या मानव विकास का प्रकाशन। लोगों के जीवन विकल्पों में परिवर्तन की प्रक्रिया जन कल्याण स्तर पर ऊपर उठाना मानव विकास है। 2013 में मानव विकास रिपोर्ट में कितने देशों ने भाग लिया था? 186 देशों ने। भारत का स्थान 138वां। 186, 138 ध्यान में रखना है। भारत का स्थान कौन सा है? 138वां। 2013 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 47 देश उच्च मानव विकास में आते हैं। 47 देश उच्च मानव विकास में आते हैं, 47 देश मध्यम में आते हैं, 47 ही आते हैं निम्न में, और बाकी बचे हुए कितने राष्ट्र बच गए? 35 देश, वो अति निम्न अति न्यून में आते हैं। मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है कौन कौन से? नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे चाड, कांगो और माली सबसे नीचे हैं। भारत की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? 138वां स्थान। भारत में सबसे ज्यादा मानव विकास किस राज्य में है? केरल में है। क्यों? क्योंकि केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है। यह हो गया मानव विकास कल्याण। अब हम पढ़ेंगे अगला पाठ, अधिवास। हाँ, तो पाठ संख्या 6, मानव अधिवास। अधिवास को बस्ती भी कहा जा सकता है, नगर भी कहा जा सकता है, गांव भी कहा जा सकता है।
जो लोग एक जगह निवास करते हैं उसे अधिवास कहा जाता है। मानव कैसे कैसे अधिवास बनाता है, कैसे प्रतिरूप अधिवासों के बनते हैं, उन सारे चीजों की आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। मानव अधिवास की उत्पत्ति। प्रारंभ में मानव अस्थायी रूप से रहता था। अस्थायी रूप उसका काम ही शिकार करना, जहां शिकार खत्म वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। जैसे ही कृषि आई, कृषि के साथ ही मानव स्थायी अधिवास करने लगा, स्थायी रूप से एक जगह निवास करने लगा, पशुपालन करने लगा और वहीं पर रहने लगा। अधिवासों की उत्पत्ति दो भागों में हुई है, अस्थायी और स्थायी। ऐसे अधिवास जो निश्चित समय या मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, या लोग मौसम के अनुसार एक स्थान को छोड़कर, जैसे मारवाड़िया वगैरह हमारे यहाँ आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, जब यहाँ पर चारा खत्म हो जाता है तो अपनी भेड़ों को लेकर अन्यत्र चले जाते हैं। वो कौन सा अधिवास कहलाता है? अस्थायी अधिवास। बंजारे वगैरह आते हैं, वो कौन सा अधिवास कहलाता है? अस्थायी। लेकिन परमानेंटली हमेशा के लिए कहीं पर जाकर बस जाना क्या कहलाता है? स्थायी अधिवास कहलाता है। किसी मानव बस्ती का स्थायित्व सिंचित संसाधन। अब लोग स्थायी रूप से कैसे बसेंगे? जब किसी बस्ती में निश्चित रूप के संसाधन उपस्थित हो, पूर्ण रूप से संसाधन उपलब्ध हो, साथ ही साथ बाहरी संबंध अच्छे हो, भावी उन्नति की संभावनाएं हो, सुरक्षा हो, धार्मिक स्थिति ठीक हो, ऐसे स्थानों पर लोग स्थायी रूप से निवास करने लग जाते हैं। मानव अधिवासों को प्राकृतिक दशाओं, आधारभूत कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक दशाओं के आधार पर और आधारभूत कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण और नगरीय अधिवास। प्राथमिक व्यवसायों की अर्थव्यवस्था युक्त वाले मानवीय अधिवास को ग्रामीण अधिवास कहते हैं। ग्रामीण अधिवास में सबसे प्रमुख कार्य कौन से होते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। व्यवसाय हम कल से पढ़ेंगे। प्राथमिक व्यवसाय सर्वाधिक जहां होंगे वो अधिवास कौन सा होगा? ग्रामीण अधिवास। जहां द्वितीय और तृतीय प्रकार के व्यवसाय होंगे वो अधिवास कौन सा कहलाता है? नगरीय अधिवास कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवास के प्रकार। किताब में साथ साथ चलते रहिए। ग्रामीण अधिवास के प्रकार। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार वहां के भौतिक लक्षणों, वहां के सामाजिक लक्षणों के आधार पर होते हैं कि किस प्रकार का अधिवास होना चाहिए। वहां के जो लक्षण हैं, सांस्कृतिक कारक है, सुरक्षा रूपी कारक है, इन कारणों के कारण उनका अधिवास किस प्रकार का हो जाता है। तो 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का अधिवास होता है इनका। सघन बसे हुए गांव, परकीर्ण बसे हुए गांव, मिश्रित बसे हुए गांव और पल्ली युक्त। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सघन, प्रकीर्ण, मिश्रित और पल्ली युक्त। प्रकीर्ण एवं एकांकीय अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं, जबकि सघन अधिवास कहां पाए जाते हैं? मैदानी भागों में, समतल स्थानों पर जहां पानी की उपलब्धता हो, जैसे नदियों के किनारे, ये सघन अधिवास पाए जाते हैं। प्रकीर्ण अधिवास थोड़े छितरे और बिखरे होते हैं। इस प्रकार के अधिवास प्राय घास प्रादेशिक क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच में एक और अधिवास है जिसका नाम है मिश्रित, यानी सघन भी लगे और प्रकीर्ण भी लगे। इस प्रकार के जो मिश्रित अधिवास है हमारे जैसे गांवों के क्षेत्रों में ये प्राप्त हो सकते हैं, ये पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर होती है। और अगला है पल्लीनुमा, यानी अलग अलग ढाणियों में बसे हुए लोग, अलग अलग क्षेत्रों में एक ही बस्ती के लोग लेकिन अलग अलग दूर दूर बसे हुए हैं, वो पल्लीनुमा क्षेत्र में आते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सी अधिवास पाया जाता है? ग्रामीण अधिवास, पल्लीनुमा अधिवास पाया जाता है। अब बात करते हैं ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों की।
प्रतिरूप, कई बार बता चुका हूं आपको पढ़ाते समय कि प्रतिरूप ऊपर से जब हम ड्रोन से देखें तो वो चित्र कैसा दिखाई देता है। मकान और मकान के बीच में से रास्ता एकदम सीधा जाता हुआ तो एक सरल रेखीय प्रतिरूप हो गया। तो प्रतिरूप कौन कौन से हैं? प्रतिरूपों को आपको पढ़ना भी है और उस चित्र को गौर से देखना भी है कि किस प्रकार के प्रतिरूप बनाए गए हैं। पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि तारा प्रतिरूप को आप से चित्र समझाइए, तो उसे आप समझाएंगे कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले उसे पढ़ना पड़ेगा और उसे देखना पड़ेगा कि ये चित्र किस प्रकार से बना हुआ है। कोशिश कर लीजिए रफ कॉपी में 1-2 बार बनाकर 1-2 प्रतिरूप की बना लोगे, बाकी की छवि आपके दिमाग में रहेगी। कौन कौन से प्रतिरूप पाए जाते हैं? रेखीय, तीरनुमा, त्रिभुजाकार, आयताकार, अरीय, वृत्ताकार, ताराकार, पंखाकार, अनियमित, सीढ़ीनुमा, मधुमक्खी छत्ता आदि प्रतिरूप पाए जाते हैं। रेखीय प्रतिरूप कहां मिलते हैं? सड़क मार्गों पर, रेल मार्गों पर, नहरों के किनारे। तीर प्रतिरूप, जहां नदी विसर्प होता है वहां पर तीर प्रतिरूप पाए जाते हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, नदियां और सड़कें जब क्रॉस में मिलती हैं तो बीच में जो प्रतिरूप होता है वो सब कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। आयताकार, 2 सड़कें जा रही हैं, बीच में से सड़कों को मिलाने के लिए छोटी सड़कें बना दी गई, उनके बीच में जो प्रतिरूप बसा हुआ है वो कैसा होगा? आयताकार प्रतिरूप होगा। वृत्ताकार प्रतिरूप, झील आदि जो गांव का कुआं है उनके किनारे बनाए जाते हैं, किले के चारों ओर बनाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप ज्यादातर पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं। एक निचले क्षेत्र में मकान बना लिया, फिर थोड़े ऊपर वाले क्षेत्र में तो ऐसा लगेगा जैसे सीढ़ीनुमा बने हुए हैं। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप आदिवासियों द्वारा बनाए जाते हैं, घासीय मैदानों क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिवास की समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? सबसे पहले आवागमन के साधनों का अभाव, शिक्षा का अभाव, चिकित्सा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव, रोजगार की कमी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की कमी, उच्च तकनीक और शिक्षा संस्थानों की कमी, ये पाए जाते हैं, ये समस्याएं पाई जाती हैं ग्रामीण अधिवासों में। अब बात करते हैं नगरीय अधिवास की। नगरीय अधिवास, जहां जनसंख्या उच्च हो, अधिवासियों की संख्या सघन हो, बहुत भीड़ भड़ाका हो, आवागमन के साधनों की व्यवस्था हो, उचित पेयजल की व्यवस्था हो, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हो, उच्च स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था हो, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। नगरीय क्षेत्रों में 50% से अधिक जनसंख्या कौन सा कार्य करती है? गैर प्राथमिक। 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्य करती है। बात करते हैं नगरीय अधिवासियों के वर्गीकरण का। नगरीय अधिवासियों का जनसंख्या और आकार और व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। नगर, महानगर, एक होता है नगर, महानगर, सन्नगर, वृहत नगर, विश्व नगर भी कहते हैं इसे, वृहत नगर। नगरीय अधिवासियों, हाँ, सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1915 में किसने किया था? सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। पैट्रिक गिडीज। सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। वहीं वृहत नगर का शब्द का प्रयोग सन 1857 में जीन गोटमैन ने किया था। 1857 में जीन गोटमैन ने किया था।
1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले अधिवास क्या कहलाते हैं? यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1 से 10 लाख नगरों की जनसंख्या। महानगर की जनसंख्या कितनी है? महानगर में 10 से 50 लाख, 10 से 50 लाख, और वैध नगर में 50 लाख से ऊपर जनसंख्या जहां निवास करती है उस क्षेत्र को नाम से जाना जाता है। 1 लाख से 10 लाख नगर, 10 से 50 लाख महानगर, 50 लाख से ऊपर वृहत नगर। अब बात करते हैं नगरीय अधिवासियों की समस्याएं। ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं अलग हैं, नगरीय अधिवासियों की समस्याएं अलग हैं। एक तो जनसंख्या घनत्व का बढ़ना, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। दूसरा, नगरों का बढ़ता आकार, नगर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, गंदी बस्तियों का विकास होता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है, उपभोक्ताओं को जो सामान मिल रहा है उचित मूल्य में नहीं मिल रहा है, मिलावट रूपी सामान वहां मिलता है, अपराध धीरे धीरे बढ़ते हैं, सामाजिक स्तर गिरता जाता है, यानी लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। गांव में जैसा रहता है वैसा माहौल नहीं रहता नगरों में। अब बात करते हैं नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं और समाधान। नगरीय कच्ची बस्तियों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? पेयजल की समस्या है, दैनिक जो सुविधाएं हैं उन चीजों की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य वगैरह सभी चीजों की कमी है वहां, क्योंकि कच्ची बस्तियां बसी हुई है ना, तो बहुत सघन और गंदगी में निवास करने वाले लोग होते हैं, जो इतने मतलब गुंचित तरीके से रहते हैं कि एक छोटी सी सुविधा के ऊपर अत्यधिक भीड़ को रहना पड़ता है। एक एक कमरे में 10-15 लोग निवास करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी बस्ती जो धारावी बस्ती है मुंबई में, वहां के कुछ उदाहरण लेंगे थोड़ी देर बाद। इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? इनमें समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की सरकार को योजनाएं चलानी चाहिए, नवीनीकृत करना चाहिए, जैसे अहमदाबाद गुजरात में किया गया है उसी प्रकार इन कच्ची बस्तियों के अंदर भी ऐसा नवीनीकृत किया जाना चाहिए। बड़े मकान बनाकर छोटे मकानों को उठाकर वहां पर लोगों को जगह देनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अब पढ़ते हैं धारावी कच्ची बस्ती। धारावी के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने। धारावी, मुंबई में धारावी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। इस बस्ती की स्थापना 18वीं शताब्दी में गुजरात के कुम्हारों ने की थी। 10,000 के लगभग कुम्हार यहां थे। इस बस्ती में लगभग 12 बस्तियां मिली हैं। कितनी बस्तियां मिली हैं? 12 बस्तियों को मिलाकर यह बस्ती बनी है धारावी की बस्ती। इसका क्षेत्रफल है 557 एकड़। कितने एकड़ पर बसी हुई है? 557 एकड़ पर यह बस्ती बसी हुई है। 2011 के अनुसार इस बस्ती की जनसंख्या थी 6 लाख। कितनी जनसंख्या थी? 6 लाख। यहां एक ही कमरे में 10 से 15 लोग निवास करते हैं। एक ही कमरे में 10 से 15 लोग रहते हैं। इस बस्ती में गठिया परिवहन है, जीर्ण शीर्ण आवास है। कई रास्ते तो ऐसे टेम्पो भी नहीं जा सकता, साइकिल ले जा सकते हैं, पैदल आदमी जा सकते हैं। केवल पगडंडी सी बची हुई है मकानों के बीच में। इतने सकरे मकान बनाए गए हैं। सुविधाओं की कमी, व्यवसाय रोजगार का अभाव है, प्रदूषित पर्यावरण है, यहाँ की समस्याएं हैं। धारावी बस्ती के लिए वर्तमान में अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे इस धारावी बस्ती को सुधार किया जा सकता है। 3 पार्ट आज कंप्लीट हो गए अपने। कल से हम आज अधिवास, जनसंख्या संरचना, वितरण सब कंप्लीट हो गया है। कल से हम पढ़ेंगे व्यवसाय। पहले व्यवसायों की जानकारी, इसके बाद में प्राथमिक व्यवसाय, फिर द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय। यह चैप्टर शायद कल कंप्लीट करवा पाऊं मैं। धन्यवाद।